खंडोबा मार्तंड भैरव अगर प्रसन्न होकर मुझे कहते हैं कि वरदान मांगो उदय माहुरकर, तो बादशाह अकबर को पूरी तरह से कंडेम नहीं किया जाएगा। हाँ, प्रताप हमारे राम है और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए कृष्ण है, उनकी कोई कंपैरिजन नहीं। दोनों के साथ आज़ादी के बाद बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह के साथ डायरेक्ट डायलिंग उसका होना चाहिए कि जो भी संघ है ये लोग डायरेक्ट डायलॉग जिस तरीके से कर रहे हैं, तो भी जिस तरीके से करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे। और पार्टी तो कर नहीं रही, बीजेपी तो कर ही नहीं रही। डेमोग्राफी चेंज करके बदलाव लाना, हाँ। डेमोग्राफी चेंज कर अतिक्रमण करना, ये भी क्या उसी सोच से आता है? इतिहास लिखा जा रहा था वो वन साइडेड अप्रोच के साथ लिखा जा रहा था, और उसके पीछे हिडन एजेंडास थे क्या? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो काम होना चाहिए था इस सरकार के द्वारा, उसके मुकाबले कम। ये हिस्ट्री के इश्यूज तो फर्स्ट टर्म के अंदर ही हो जाने चाहिए। मोदी जी को आप वर्तमान के सावरकर मानते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके मानता हूं मैं, और फॉरेन पॉलिसी को लेके। लेकिन एक ही बात में मेरा उनसे मतभेद है। भूमिका ठीक ठाक है, नेशन फर्स्ट में आप आरएसएस की भूमिका को कहां देखते हैं? वैसे नहीं जैसा मैं चाहता, बेखबर है। नहीं, लेकिन बेखबर कैसे हो सकते हैं? इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन। ये विफलता है बहुत बड़ी, राइट विंग की बहुत बड़ी विफलता है। वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? वो दौर जब लगातार राष्ट्रवाद को लेकर के नैरेटिव्स बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, अवधारणाएं बन रही हैं, बनाई जा रही हैं, टूट रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। कुछ लोग उस अवधारणा की कश्ती में सवार हैं, तो कुछ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई आप तब देख सकते हैं जब आप दूर रह करके उस चीज को पूरी तरह से बहुत भीतरी और बहुत ही एक गहन दृष्टिकोण के साथ समझ चुके हैं, उस पर काम कर चुके हैं, फिर जो बात आप कहते हैं वो वाकई में मायने रखती है। और एक ऐसी ही बात, एक ऐसी ही थ्योरी, एक ऐसे ही विजन के साथ एक किताब आई है जो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अब तक की सबसे बैलेंस्ड किताब इसे कहा जाए, एक वेल रिसर्च्ड किताब अगर इसे कहा जाए, फैक्ट्स के बेसिस पर सबसे ज्यादा खरी उतरती किताब कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और मेरे कहने से अगर कुछ नहीं होता है जाहिर तौर पर, तो आप जो है इस किताब को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। ये किताब लिखी है, हमारे साथ हैं, आइए मिल भी लेते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ और हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। आप जब बात करते हैं संस्कृति को बचाने की, तब बातें करने वाले और काम करने वाले लोगों में क्या फर्क है, ये भी जब आप इनका काम समझेंगे तब आप समझ जाएंगे। श्री उदय माहुरकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उदय जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, एकदम। शुभकामनाएं आपको। जोर में हमेशा जोर में होते हैं। तो अच्छा, ये जो बात है ना, ये आपकी जो ये अपवर्ड मूछें हैं, एकदम वो राजपूताना शान वाली, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित, ये भी बताती हैं। ये एक अलग तरीके का मैं उस स्पिरिट में रहता भी हूँ। अच्छा। मेरे पूर्वज पानीपत की लड़ाई में लड़े थे। अच्छा। सरदार भिकाजीराव माहुरकर, सोलंकी थे वो, क्षत्रिय जो राजपूत में सोलंकी होती, उसमें से हम लोग निकले हुए। तो हमारा गांव माहौर है, इसके लिए माहुरकर है। अच्छा। और फिर वो टिप्पू सुल्तान के सामने लड़े थे। अरे, बदामी किले की लड़ाई 1786 में, 1786। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये डीएनए में है तब ये से, मैंने इसको ग्रहण करने का प्रयत्न किया है। अच्छा। जो प्रवाह है एक फॉल्स मॉडर्निटी का, वो इतना स्ट्रांग है कि कई लोग जो जिनके पूर्वज बड़े बड़े लोग थे देश में, वो भी उसमें बह जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें से प्रेरणा ली। बिल्कुल। मैं जब छोटा था, बच्चों को फैंटेसीज आती हैं, मुझे फैंटेसी आती थी कि मेरे कुल देवता खंडोबा मार्तंड भैरव अगर प्रसन्न होकर मुझे कहते हैं कि वरदान मांगो उदय माहुरकर, तो क्या वरदान मैं मांगूंगा? मैं वरदान ये मांगूंगा कि मेरी 15 मिनट की भेंट आप करवा दीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, और 15 मिनट की करवा दीजिए महाराणा प्रताप के साथ। तो मैं इसी विजन से मैं जीता हूँ। नहीं, वो विजन दिख रहा है, और अच्छी बात यह है कि उस विजन को आप बड़ी साफगोई के साथ अपने विचारों में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि विजन रखना, सोचना और फिर आगे तक पहुंचाना,
ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो आप ये कन्वे भी कर रहे हैं लगातार, ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स को यही चाहिए, पीढ़ियों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत यही करते हैं। तो किताब हमारे साथ है, 22 कुल इसके चैप्टर्स हैं, 22 इसके अंदर कुल अध्याय हैं। उदय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी जो है थ्योरी ऑफ नेशन फर्स्ट की बाढ़ आई हुई है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं आपसे तो सहमत हूँ। हाँ, तो उस बाढ़ में आपका जो आइडिया है नेशन फर्स्ट का, ये कैसे अलग है, क्यों अलग है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जितने भी लोग नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं सब गलत हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नेशन फर्स्ट में अपना खुद का बेनिफिट भी देखते हैं। नेशन फर्स्ट का मतलब क्या? ट्रू नेशन फर्स्ट, उसका मतलब यह कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और आपका जो हित है वो सेकेंडरी है। इस भावना से किताब लिखी गई है। मेरे नेशन फर्स्ट के अंदर अगर बादशाह अकबर है तो बादशाह अकबर को पूरी तरह से कंडेम नहीं किया जाएगा, उनके लिए एक जगह रखी जाएगी। मतलब जो जिसका योगदान रहा है नेशन बिल्डिंग में, योगदान देखो ऐसा उसे योगदान रजिस्टर आपको किया है अकबर का आपने। मैंने इसलिए आपको दिया कि अकबर को कंडेम करना एक फैशन है आज की तारीख में। और ये कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का जो मैसेकर था, जैसे 30,000 हिंदुओं को मार दिया गया, वो दिया जाता है कि भी अकबर ने किया और अकबर के नाम पे वो ब्लॉट है, तीसरा जौहर जो है अपने, समझे आप, चित्तौड़गढ़ का। लेकिन वो दौर ऐसा था जब वो सहिष्णु नहीं था। वो सहिष्णु बना 1570 में, जब हीर विजय जी नाम के एक जैन संत उनको मिले, उससे उनकी आंखें खुली, है ना। और फिर और हिंदू संतों को मिलने लगे वो, जो ये वल्लभाचार्य के जो वंशज हैं, गोस्वामी जी को कहा जाता है, मथुरा में उनसे मिले, ठीक है ना। वो 1570 में उनका ये हृदय परिवर्तन शुरू हुआ। फिर क्या क्या किया उन्होंने? उन्हें जिजिया टैक्स विड्रॉ किया, उन्होंने मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई। ये देखिए जो सल्तनत काल है, बाबर तक, बाबर भी आ गया उसमें एक भी काल ऐसा नहीं, एक भी सुल्तान ऐसा नहीं है जिसने भयंकर एट्रोसिटीज, क्रूरता नहीं की हो हिंदुओं के साथ। समझे आप? तो अकबर पहला ऐसा एक बादशाह है जिसमें परिवर्तन देखा गया, जिसने सुलह कूल की पॉलिसी लाई। शब्द यूज किया ना, सुलह कूल, पीस बिटवीन रिलीजियंस। समझे आप? सुलह कूल। तो उसमें मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई गई। अच्छा, पर्यूषण के टाइम पे गौहत्या पे रोक लगाई गई कि जैन लोगों से भी प्रभावित थे, है ना। फिर जिजिया टैक्स विड्रॉ किया, है ना। और मैं एक और बात बताऊं आपको, जब जिजिया टैक्स को रीइंपोज किया, आई थिंक 1678 या 79 में, औरंगजेब ने, जब शिवाजी महाराज ने को एक पत्र लिखा, उस पत्र में क्या लिखा है? उस पत्र में उन्होंने कहा है कि बादशाह, आपको प्रेरणा अपने परदादा अकबर से लेनी चाहिए। जो पेंटर है वो एक ही है, रंग अलग अलग वो डाल रहा है अलग अलग चित्रों में। ऐसा शिवाजी ने बड़ा अच्छा लेटर लिखा है, पर्शियन के अंदर है, फारसी में है, और उसमें थोड़ी सी उन्होंने ज्यादा तारीफ की है अकबर की। कहा है कि अकबर को हिंदुओं ने जगत गुरु कहा था। उनकी स्टाइल है पूरी। तो बहुत बड़े चाणक्य थे शिवाजी महाराज, खुश करने के लिए लिखा होगा, समझे ना। उन्होंने ये पत्र में लिखा हुआ है। दूसरा, शेख अहमद सनदी नाम का एक बहुत बड़ा कट्टरवादी मौलवी हो गया, जो भारत के कट्टरवादियों का हीरो है। उसने अकबर को चैलेंज किया, सुलह कूल की पॉलिसी को। अकबर ने उसको जेल में डाल दिया, समझे। फिर उसको ख्याल आ गया कि यहां तो मेरी दाल गलेगी नहीं। उसने अकबर की माफी मांगी और फिर उसने अल ताकिया किया। अल ताकिया का मतलब इंग्लिश में होता है सब्टरफ्यूज। खुद की जो कट्टरवादी विचार है उसको छुपाने के लिए आप मीठी बातें करते हो, अंदर से कट्टरवाद का जो प्रचार है आप शुरू रखते हो। डिस्गाइज्ड हाँ, माफी जैसे आप कह सकते बिल्कुल। हैं। तो उन्होंने ये माफी मांगी और उन्होंने अब्दुल रहीम खाने खाना जो है, जिनका मकबरा है यहाँ पे निजामुद्दीन के अंदर, उनके पास भी वो गया मौलवी, ये समझाने के लिए कि ये जहां पना जो
काफिरों के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये इससे इससे इस्लाम खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से अकबर सहिष्णु था, इसमें कोई ज्यादा प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये प्रूफ काफी है। जो मैंने मतलब अगर हम जिन एट्रोसिटीज की बात करें या फिर अगर हम उसके स्वभाव की जो एक नृशंस भूमिका है उसकी भी बात करें, तो उसके बाद उसने उस बदलाव को भी स्वीकार किया और उसके बाद जो उसका प्रो और हिंदू मरने तक वैसे ही रहा। हाँ, और उसके बाद जो वो बदलाव था वो लगातार उसने अपना फिर बरकरार तो रखा। दिनाई लाई, खुद का धर्म ही उसने फॉर्म कर लिया बिल्कुल लास्ट बिल्कुल में। बिल्कुल। तो इसमें इस किताब में उदय जी मैंने ये देखा है कि ऐसा लगा है हमें कि छत्रपति महाराज के बाद अगर आप सबसे ज्यादा प्रभावित किसी से फिर रहे तो वीर सावरकर से रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और वीर सावरकर। वीर सावरकर तीसरे मेरे हीरो। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि महाराणा प्रताप, क्योंकि अक्सर ये अब थ्योरी जो है लगातार एस्टैब्लिश की जा रही है और लगातार हो रही है कि महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर को ही लेकर के चला जाए, लेकिन आपने कहा है कि इन्हें आमने सामने रखना सही नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा उसका है मैं आप? आपको समझा रहा हूँ। कोई ने मुझे भी प्रश्न पूछा, क्या आपने अकबर की कंपैरिजन महाराणा प्रताप से कर दी? नहीं, महाराणा प्रताप हमारे राम हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए कृष्ण हैं, उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। हमने अकबर को जो पॉजिटिव दिखाया है वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में दिखाया है। अच्छा, दूसरा इसमें देखो, मेरा मुद्दा ये है कि देश में सहिष्णु मुसलमान खत्म तो नहीं हो गए। कम कट्टरवादी जो मुसलमान हैं उनको भी आपको एक उनके लिए एक रखना पड़ेगा, एक अट्रैक्शन। तो उनके लिए वैसे ही मुसलमानों के अंदर जो मध्यकालीन जो हीरो हैं वो तो कम ही है। अब उसमें थोड़े बहुत हैं अकबर जैसे, उनको भी आप खत्म कर दोगे तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस कैसे होगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। अभी जो सोच है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, उस मुस्लिम में वो पूरे मुस्लिम समाज को लेकर के आ जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पर हमें बहुत सोच समझ कर के फर्दर बाइफिकेशन करने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, ब्रॉडली मुस्लिम समाज 3 भागों में बटा हुआ है: मोस्ट कट्टरवादी, लेस कट्टरवादी, कम कट्टरवादी और सहिष्णु। सहिष्णु तबका शायद कम हो सकता है, ठीक है। देखिए, कश्मीर के अंदर अगर 10 व्यक्ति मरते हैं आतंकवादियों की गोली से, उसमें से 2 तो मुसलमान होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहलगाम का आप दाखला लीजिए। पहलगाम में हम फोकस ये कर रहे हैं, हमारे जो राइट विंगर्स हैं, अल्ट्रा राइट विंगर्स, कि भाई उसमें 2 आदमी, तो 2 आदमी तो थे ही उसमें। अल्ट्रा राइट विंगर माना जाता है उदय जी। हाँ, आप मतलब हैं अल्ट्रा राइट विंगर? अल्ट्रा राइट मतलब मैं तो सत्य में मानता हूँ, जो भी मुझे कहे लोग, मैं तो सत्य में मानता हूँ। तो मैं पहलगाम को ऐसा देखता हूँ कि पहलगाम में कुछ लोग मिले हुए थे, पोनी वाले भी थे, 1-2 होंगे शायद, है ना, लेकिन मेजॉरिटी 90% वर हेल्पफुल टू द पीपल हु वर किल्ड एंड देयर फैमिलीज। लेकिन ये बात इस फैक्ट के पीछे और इस इमोशन के पीछे छुप जाती है ना उदय जी, कि वहां पर जो स्लीपर सेल को मदद देने का काम किया वो भी कश्मीरी मुस्लिम्स ने किया। पहली बार लोग बाहर निकले पहलगाम में, पाकिस्तान के सामने, बराबर। अब ये समझो कि 50% अल ताकिया थे। अगर 50% भी अगर जेन्युइन थे, बड़ी बात नहीं है। जिस कश्मीर को आप ये सोचते थे कि हमारे हाथ से निकल गया, मैं तो श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह को बहुत बड़े व्यक्ति मानता हूं कि उन्होंने वहां पे एक सेंट्रिस्ट पोजीशन ली, खुद की पॉलिटिकल चिंता नहीं की कि हमारी बीजेपी को कितनी सीटें, उसकी चिंता ही नहीं की उन्होंने कहा है कि मेन स्ट्रीमिंग कितना हो सकता है मुसलमानों का। और मेरा ये करीबन 15 साल से मेरा ये अंदाज था कि वहां पे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बंदूक की डर से बोल नहीं रहा है। बंदूक का डर अगर हटा दोगे तो वो खुल के आएगा बाहर। और वहां पे जो डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर तो मेरे साथ टच में है सब यंगस्टर्स वहां के, वो जेन्युइन प्रोग्राम है एकदम। पर क्या वजह है उदय जी कि आजादी के बाद से लेकर अब तक, एक तो पहले देखिए देश 2 बार विभाजन के बाद फिर एक और टुकड़ा और विभाजित हुआ धर्म के आधार पर, उसके बाद भी आज भी आप डंके की चोट पर अगर भारत को हिंदू राष्ट्र कहने की, घोषित करने की बात करते हैं, तो वहां पर आपकी सहिष्णुता पर सवाल आ जाता है, वहां पर धर्मनिरपेक्षता के कई सिद्धांत आड़े आने लगते हैं, कई बातें आने लगती हैं। मतलब पहले ही आप एक बड़ा टुकड़ा देश का अलग कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अब भी आप हिंदू राष्ट्र है भारत, ये बात
क्यों नहीं घोषित की जा सकती? देखिए, हिंदुओं के साथ आज़ादी के बाद बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मध्यकाल में अत्याचार हुए हिंदुओं पे, ठीक है, बाद में ब्रिटिश आ गए, उन्होंने अपना गेम खेला। उसके बाद भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग लिया। याद रहे आपको कि भारत का पाकिस्तान डिमांड करने वाले भारतीय मुसलमान थे, वहाँ के कम थे। वहाँ पे तो जो 1945 का इलेक्शन हुआ, उसमें 1945 के इलेक्शन में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसने तो कांग्रेस के लिए वोट किया है भाई, समझे आप। और टोटल वोटिंग हुआ था उसका 20% मुसलमानों का, 25% हिंदुओं का। उस टाइम पे जागृति कम थी। 20% में से ऑलमोस्ट 87% हैव वोटेड फॉर मुस्लिम लीग। एंड स्टिल दे डिडंट गो देयर। नहीं, मैं क्या बता, नहीं, मैं तो और भी लिबरल एक व्यू लेता हूं कि भाई अगर 100 लोग वोट करते, 100% वोट करते, तो भी 87 रेशियो रहता, परसेंटेज रहता प्रो मुस्लिम लीग वाला। मैं ऐसा नहीं कहने को थे, पर मेजोरिटी पाकिस्तान चाह रहे थे, इससे स्पष्ट हो जाता है। और बाद में वो रह गए यहाँ पे। और फिर गांधी जी की हत्या का, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या का लाभ उठा के कांग्रेस ने प्रो मुस्लिम पॉलिसी ठोक मारी, हमारे सिर पे थोप दी उस वक्त जो, और उसके अंदर अबुल कलाम आजाद का मेन रोल था। ये जो पॉलिसीज हम पे थोपी गई, इसके अंदर अबुल कलाम आजाद का एक बड़ा साइलेंट, बहुत बड़ा रोल था, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। लेकिन यही आप बड़ी बात कर रहे देखिए, हैं। मतलब आजादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री जिनके साथ बड़ी सारी बातों को, सुधारों को लाया जाता है, उनके बारे में आप ये बात कह रहे हैं कि किन आधार पे? उस पर अपन आएंगे, पर मैं एक ऑडियो कैसेट है जिसका मेंशन इसमें शायद नहीं है इस चैप्टर में। वो ऑडियो कैसेट ऐसी है, उसमें एक देवबंदी मौलवी है आज का, वो तकरीर कर रहा है और अपने जो अनुयायी उनको ये कह रहा है कि अगर आज तबलीग जमात है, तबलीग जमात एक कट्टरवाद का प्रतीक है। सभी तबलीग जमाती वो नहीं है टेररिस्ट, लेकिन तबलीग जमात एक कट्टरवाद का वो है, प्रतीक है, समझे आप। इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वहाबी मूवमेंट, स्प्रेड इन 160 कंट्रीज, समझा। तबलीग जमात, वो मौलवी कह रहा है कि आज तबलीग जमात है तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अबुल कलाम आजाद साहब का। 2 बार नेहरू जी ने सोचा इस पे बैन लगाने का, दोनों बार उनको रोका अबुल कलाम आजाद ने। और कई इसमें तथ्य हैं, मेरे ख्याल से अबुल कलाम आजाद के ऊपर जो मैंने तथ्य इसमें दिए हैं, वो एक बहुत बड़ा काम है देश के लिए। लेकिन आपको लगता है आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अगर आपको एक सिक्योर रास्ता बनाना है देश का आगे जाके। ये जरूरी बात इसलिए हो जाती है उदय जी, क्योंकि आजादी के बाद एक नए देश के तौर पर जो भारत है उसका निर्माण हो रहा था, शेप अप किया जा रहा था विचारों को। ऐसे में जो शिक्षा नीतियां हैं, यानी कि तब से लेकर के अब तक जो शिक्षा नीतियां आपको लगता है डेलिबरेटली शेप अप की गई हैं, उनका असर अब तक देखने को मिल रहा है? 100%। आप देखिए ना, उनका एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद 2 हमारे मेन इतिहासकार जो निष्पक्ष थे वो दरकिनार हो गए, यदुनाथ सरकार और रमेश चंद्र मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार को जगह दी के मुंशी ने भारतीय विद्या भवन से एक सीरीज शुरू की, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। उसके 11 वॉल्यूम्स हैं, वो सब में ऑथेंटिक हिस्ट्री है भारत की, वो कोई प्रो हिंदुत्व हिस्ट्री नहीं है, निष्पक्ष हिस्ट्री है। उसके एडिटर, जो पूरी सीरीज है उसके एडिटर थे अपने रमेश चंद्र मजूमदार, और उनके माध्यम से हमको, भवंस के माध्यम से उनका राइटिंग हमको हमारे पद तक आया, समझा। बाकी इन्होंने तो दरकिनार करने का पूरा प्रयत्न किया था उनको, बिल्कुल नहीं। जो मुस्लिम पॉलिटी है, प्रो मुस्लिम पॉलिटी देश के अंदर जो अभी डिबेट चल रही है, आपने जो प्रश्न पूछा, उसके अंदर मेन एक रोल था वो अबुल कलाम आजाद का था, और देवबंद। देवबंद अबुल कलाम आजाद एक ही है। मोहम्मद हुसैन देवबंदी जो सेकंड रेक्टर थे देवबंद के, उन्होंने तो अबुल कलाम आजाद को अपने सक्सेस के रूप में नियुक्त करने का प्रयत्न किया था, लेकिन अबुल कलाम आजाद कभी वहां पढ़े नहीं थे देवबंद में, थे वहां भी। देवबंद जो है किस इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है? वहां भी एक्सट्रीमिज्म, इज इट एक्सट्रीमिज्म? एक्सट्रीमिज्म उसमें से निकलता है। व्हाट काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म? सभी देवबंदी आपको एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं कहूंगा मैं, समझा, लेकिन एक्सट्रीमिज्म उसमें से निकलता है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, वहाबी शब्द पकड़ के समझ के रखिए। वहाबी कौन है भारत के अंदर? देवबंद की मिशनरी विंग तबलीग जमात
और अहले हदीस नाम की एक दूसरी एक तंजीम है। ये तीनों वहाबी हैं। वहाबी का मतलब क्या? वहाबी का मतलब ये है कि जो मुस्लिम होता है उसको अल्लाह के साथ डायरेक्ट डायलिंग उसका होना चाहिए, वो कोई मध्यस्थी बीच में नहीं रख सकता। तो बरेलवी जो हैं वो ये मानते हैं कि जो सन दफन है दरगाह में, उसकी रूह ही हमारी प्रेयर्स को अल्लाह तक ले जा सकती है। ये कहते हैं कि वो गुरु पूजा है, हिंदू मुंह से ली हुई चीज है। ये इनका झगड़ा है, दोनों सुन्नी है। तो वहाबिज्म जो है, अच्छा जरा एक समझना पड़ेगा आपको कि जो टेररिस्ट होते हैं, क्लासिकल टेररिस्ट, जो कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, उनको मार देते हैं, समझे ना आप? वो टेररिस्ट जो होते हैं वो 100% आते हैं वहाबिज्म में से, बरेलवी में से एक भी नहीं आता। कट्टरवादी होंगे बरेलवी में, जैसे कन्हैया लाल को मार दिया जिसने, दोनों बरेलवी थे, समझे आप? वैसे बहुत कम वो मिलते हैं। और वहां पे भी इनकी बहुत बड़ा झगड़ा है इनका पाकिस्तान में कई दरगाहें उड़ा दी इन्होंने। लेकिन जब आप ये कहते हैं उदय जी कि अगर एक होते हैं मुस्लिम्स, तब फिर ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर चाहे वो बरेलवी हो या देवबंदी हो, अगर सब एक होते हैं तब इनकी जो विचारधारा है वो अतिवाद की तरफ ही जाती है। मैं आपको समझाता हूं ये और भी संक्षेप में। देखिए, जब हम इनको बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं तो बरेलवी मजबूर हो जाता है देवबंदी से हाथ मिलाने के लिए फॉर ओवरऑल मुस्लिम इंटरेस्ट, जबकि वो देवबंद से अलग है। ही इज रिलेटिवली मॉडरेट, रिलेटिवली, ठीक है। फिर क्या होता है प्रोसेस? बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, शायद मैं चंद लोगों में से होऊंगा। फिर क्या होता है कि इंटरनल कन्वर्जन शुरू होता है। बरेलवी देवबंदी बन जाता है, देवबंदी बरेलवी नहीं बनता। जो मॉडरेट है वो कट्टरवादी हो जाता है, कट्टरवादी मॉडरेट नहीं बनता कभी। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। और जब भी ऐसे राइट्स होते हैं वो देवबंदियों के लिए और वहाबियों के लिए मौका होता है कैसे हम बरेलवियों को, जो मॉडरेट विचारधारा उनको हमारे उन्हें अपने में। अच्छा, बाकी इनकी झगड़ा इतना है इनका, कई ऐसी मस्जिदें हैं गुजरात में हैं, कई जगह पे जहां बाहर बोर्ड लगे होते हैं कि देवबंदी तबलीग जमात ढोंगियों को इस मस्जिद में पांव रखने की सख्त मनाही है। ऐसे बोर्ड कई जगह लगे हुए देश में। लेकिन आप बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हो, जो हमारे अल्ट्रा राइट विंगर्स कर रहे हैं वो एक हो जाते हैं। यहाँ मेरी दो बातें हैं। जो अल्ट्रा राइट विंगर्स कर रहे हैं वो तो खैर एक अलग मसला है उदय जी, लेकिन अगर हम ये देखें कि आज़ादी के बाद से अब तक पहले चाहे जो जिसे आप ये कहते हैं लगातार अपनी बातचीत में कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कई ऐसी पॉलिसीज जानबूझ करके बनाई जो प्रो मुस्लिम ज़्यादा थी। लेकिन अब हम अभी भी देखें अगर इस वक्त बीजेपी के शासनकाल में, तो सारी पॉलिसीज, हर नीति का लाभ पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है, हर समुदाय को मिल रहा है। अवेयर, हाँ, दे आर पॉलिटिकली अवेयर, एट द सेम टाइम पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसीज हैं, उसमें रेशियो वाइज मुस्लिम ज्यादा लाभ लेते हैं, ज्यादा लाभ लेते हैं, लाभ, और उनको लाभ मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई ये कहे कि भाई अगर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है एंटी मुस्लिम और उनको लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, अल्ट्रा राइट विंगर्स का भी मैं गुस्सा समझ सकता हूँ। जिस टाइप का मुस्लिम तुष्टीकरण देश में हुआ है पहले 60 साल में, उससे एक मन में एक बॉटल्ड अप है चीजें, वो बाहर निकल रही है। लेकिन मेरी सलाह है कि आप स्ट्रेटेजिकली आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो मेरा बिंदु है कि आप नीतियों का लाभ ले रहे हैं, उन नीतियों का लाभ मिल रहा है, समाज में आप हर तरह से मुख्य धारा में हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, पूरी आज़ादी है। मुस्लिम महिलाओं को देखिए, आप विश्व में दूसरे मुस्लिम मुल्कों का हाल देखिए, भारत में आप देखिए कि मुस्लिम महिलाएं किस आज़ादी के साथ रह रही हैं। उसके बाद भी वो जो एक सेंस टू ओन द नेशन है, उसमें कमी कहीं कहीं क्यों दिखती है? और या कुछ लोग हैं जो फ्यूल कर रहे हैं और उनका फायदा है। इसके लिए दिखती है वो कि कांग्रेस ने जो ढांचा खड़ा किया उसका रेसिडुअल इफेक्ट अभी भी है। 11 साल में आप जो 60 साल तक जो चला मुस्लिम तुष्टीकरण, उसको आप जीरो नहीं कर सकते। 60 साल तक जो नैरेटिव चले एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम, उसको आप जीरो नहीं कर सकते। अच्छा, वो जो इंटेलेक्चुअल्स है लेफ्टिस्ट, पैन इस्लामिस्ट, वो अभी भी बैठे हुए कई जगह पे। ये बड़ा एक मसला है, समझो आप जो कह रहे हो कि बाहर नहीं खुल के क्यों नहीं निकलते ये लोग या ओन क्यों नहीं करते, उसका कारण ये है
उसमें भी एक वर्क कंफ्यूज भी है उसके अंदर। तो हमें एक ऐसा नैरेटिव डेवलप करना पड़ेगा जिसमें हम जो मुसलमान मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनके लिए हम जगह रखें। इसमें जो मेरा एक चैप्टर है वे टू कम्युनल, उसका जो लास्ट बट वन चैप्टर है, ये 19वां चैप्टर है, अ वे आउट इंडियाज कम्युनल प्रॉब्लम। हाँ, उसमें मैंने कहा है कि आपको एक डायरेक्ट डायलॉग करना पड़ेगा। पहली बात तो ये हुई कि जो भी संघ है ये लोग डायरेक्ट डायलॉग जिस तरह से कर रहे हैं, तो भी जिस तरह से करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे। और पार्टी तो कर ही नहीं, बीजेपी तो कर ही नहीं रही। डायरेक्ट डायलॉग आपको करना पड़ेगा। क्या वजह है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नहीं कर रही वो सीधा संवाद? आपको कहना पड़ेगा ना उनको, आपको ये कहना पड़ेगा कि देखो तुम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हो, अगर तुम्हारा हीरो औरंगजेब है तो तुम नहीं आ सकते। तुम्हारा हीरो अगर महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान है, तुम्हारा हीरो अगर परवीन चक्र हवालदार हमीद है, हाँ, तुम्हारा हीरो अगर डॉक्टर कलाम है, तुम्हारा हीरो अगर इब्राहिम खान गारदी जो पानीपत की लड़ाई में हिंदू मराठों को वफादार रहा, मराठों का एक सेनापति था, है ना, अब्दुल्ली ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा। जब उसको जिंदा पकड़ा गया वो उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। कारण ये था अब्दुल्ली ने कहा कि तू अकेला मुसलमान ऐसा है जो ये जो इनका साथ दे रहा है, समझा। तो ये हमारे हीरो हो सकते हैं अगर इन लोगों को आप स्वीकारते हो। लेकिन एट द सेम टाइम उदय जी, बीजेपी ये कहती है कि हम किसी भी एक पक्ष को अलग से साधने की कोशिश क्यों करें, जब हम आपको देश का हिस्सा मानते हैं, जब हम आपको नागरिक मानते हैं, इस देश का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, तब हम आपको कलेक्टिव एड्रेस करेंगे ना, अलग से क्यों एड्रेस करें? बाय दिस डायलॉग यू आर एड्रेसिंग दोस पीपल हु आर कम्युनलाइजिंग द मुस्लिम्स। उनमें भी एक वर्ग है ना, समझो आप, समझा आप जब ये डायरेक्ट डायलॉग करते हो तो आप उनको ये चॉइस दे रहे हो कि देखो एक नैरेटिव ये है, एक उनका है, ये चुनोगे तो मेन स्ट्रीम में आ सकते हो, समझे आप। और दूसरों को उन सबको इकट्ठा करना तो बहुत ही देश के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत गलत काम है एकदम। तो ये, और इस बीच ये जो क्या मुसलमान कट्टरवाद का भी मेरा बहुत अच्छा स्टडी है, मुस्लिम कट्टरवादी मूवमेंट्स का मेरा जो स्टडी है, इट इज आई कैन क्लेम वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, समझे ना। और ये जब इकट्ठा होते हैं तो मुझे तो काफी वो लगता है कि देश का नुकसान हो रहा है। और सब में ये जो तथ्य कोई जानता नहीं है कि जो इकट्ठा हो जाते हैं तो बरेली देवबंदी बन जाता है, देवबंदी बरेली नहीं बनता कभी। स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हाँ, और विचारधारा कट्टर हो जाती है, कट्टरवाद की तरफ भी बढ़ता है। रायट, कोई भी रायट से उसको जो देवबंदी है वो उसको एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखते हैं। मतलब हम बरेली के अंदर बरेली वालों को अब कन्वर्ट करेंगे, कहीं से भी आने की विचारधारा को। अरे मुसलमान फैमिलीज डिवाइडेड है, मालूम है आपको, कई फैमिलीज डिवाइडेड है। बच्चा तबलीग बन गया, फादर बरेलवी है, फादर तबलीग है, बच्चा बरेलवी है, ऐसे कई फैमिलीज डिवाइडेड है। बड़े झगड़े उनके अंदर होते हैं घर के अंदर। अच्छा, हमने देखा है कि ये जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नैरेटिव कहीं भी चलता है, इसमें आग में घी जरूर डालते हैं ये सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स। हाँ बिल्कुल, वो तो एक ही है ना। देखिए, इवन बीइंग अ हिंदू, उनका मोटिव क्या हमेशा भारत के करीब करीब पहले 4 या 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे, ठीक है। उसमें एक थे नूरुल हसन, जिन्होंने जेएनयू स्थापित किया, जो इंदिरा गांधी के खास थे। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने रेडिकल इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट इनका समन्वय किया। आपको लगता है देश के बड़े विश्वविद्यालयों में वो असर आज तक है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इसीलिए जेएनयू में नारे लगते हैं और कुछ हो नहीं पाता। हाँ बिल्कुल, 100%। जेएनयू तो इसके लिए इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, आपके दूसरा एक प्रश्न था हिंदू राष्ट्र के बारे में। देखिए, मुसलमान को ये समझना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र इज एन इंक्लूसिव कंसेप्ट। 4 हमारे आदमी अगर ज्यादा आपको कंडेम कर रहे हैं, इसका ये नहीं कि सब पूरा हिंदू समाज ऐसा हो गया अभी। हिंदू राष्ट्र इज ए इंक्लूसिव कंसेप्ट। वीर सावरकर जो हिंदू राष्ट्र के प्रतीक है, उनकी जो किताब है हिंदुत्व, उसके लास्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है? उन्हें कहा है कि वो दिन आता है जब हिंदू पूरे विश्व को टर्म्स डिक्टेट कर पाएगा। तो उसके डिक्टेट करने के टर्म्स क्या होंगे उसको उन्होंने स्पेसिफाई किया है। उन्होंने कहा वो टर्म्स
गीता में जो लिखा गया है या गौतम बुद्ध ने जो कहा है उससे अलग नहीं होंगे। तो हिंदुत्व किताब जिसको बदनाम किया जाता है, उसके लास्ट पेज पे उसके लेखक जो हिंदू राष्ट्र के प्रतीक हैं, उन्होंने ये लिखा है। और उसके अंदर उन्होंने अकबर और दारा शिकोह के लिए भी जगह रखी है उस पुस्तक में। यानी कि जो मुस्लिम हीरोज हमारे रहे हैं और वो रहे हैं, वो एक सच है, आप उससे बहादुर शाह झुका जफर को हम गिन नहीं सकते सकते, हैं, बिल्कुल। बहादुर शाह जफर को हम ला हाँ, सकते हैं। तो उनको जगह और उनको जो अच्छा, सम्मान फिर ये है वो जो समाज शिया हो गए लगातार वहां के देगा। अपने लखनऊ वाले नवाब, वो भी अच्छे थे काफी हम्म। कुछ। हाँ बिल्कुल। अब एक जो दूसरी बात आपने यहाँ पर कही है बहुत अहम है, सावरकर एज द फादर ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। ये चैप्टर पढ़ के कईयों को मिर्ची लग सकती है। नहीं, ये तो मैंने हमारी जो पुस्तक है मेरे और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित की, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, जिसका प्रस्तावना माननीय मोहन जी भागवत ने लिखा है और जिसका विमोचन भी उन्होंने और माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया था 2021 अक्टूबर में। इसके अंदर हमने सिद्ध कर दिया है कि वीर सावरकर बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बलिदान दिया, ये पूरा देश जानता है। हमें आवश्यकता है वीर सावरकर को हमारे राष्ट्रीय सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी के पितामह के रूप में प्रोजेक्ट करने की, क्योंकि जो भी हमारे पे आपत्तियां आई, देखिए पाकिस्तान की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने 1937 में कर दी थी, जब वो अध्यक्ष बने हिंदू महासभा के, दिसंबर 1937 कर्नावती में, अहमदाबाद में। वहाँ उनका जो स्पीच है, उनका ओपनिंग स्पीच एज प्रेसिडेंट, वो आप पढ़िए। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर देश में मुस्लिम तुष्टीकरण बंद नहीं होता है, अगर हिंदुओं को हनन बंद नहीं होता है, तो पाकिस्तान बन जाएगा। तो 9.5 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान, भारत के विभाजन के 9.5 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है। चाइना के बारे में क्या कहा उन्होंने? चाइना का गठन, आज के चाइना का गठन 1948 में हुआ है। आपको याद रहे कि आज का जो चाइना, उस टाइम का जो चाइना था, वो हमारे मुकाबले हर चीज में वीक था। इकोनॉमिकली एकदम खराब था, मिलिटरीली वीक था, समझे ना आप। तो कम्युनिस्ट आए वहां पे, उन्होंने एक डंडा चलाया, समझे ना। और 1952 में सावरकर को ये मालूम पड़ गया कि चाइना हमसे सैनिक रूप से आगे बढ़ चुका है। सावरकर ने 1952 में कहा कि चाइना हमसे आगे बढ़ चुका है। चाइना ने जिस तरीके से तिब्बत को हथिया लिया है, उसके बाद में चाइना हमारे लिए खतरा है और हमें अणु शक्ति बनना चाहिए, जो हम 25 साल के बाद बने। सावरकर ने अणु शक्ति की बात की 1952 में। ठीक है। 1954 में पंडित नेहरू एक विचार लेके आए, पंचशील, 5 ऐसे सिद्धांत जिसका अनुकरण करने से भारत और भारत के पड़ोसी देश वो मिलजुल के रह सकते हैं। उस टाइम पे सावरकर ने क्या कहा? सावरकर ने कहा कि पंडित नेहरू ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके चाइना के साथ में चाइना की जो जमीन हड़पने की भूख है उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पंचशील है वो है मंत्रों करने की माला, और चाइना का पंचशील है वो है बम, मिसाइल, सबमरीन, मशीन गन। उस टाइम पे उन्होंने आह्वान किया देश के युवाओं को कि युवाओं समझो, नेहरू बहुत गलत रास्ते पे हमें ले जा रहे हैं, इसमें हमें बहुत नुकसान होगा। और उन्होंने उस टाइम पे ये दूसरी भविष्यवाणी ये की कि मुझे अगर ये पॉलिसीज चलती रही तो थोड़ा भी अचंभा मुझे नहीं होगा अगर चाइना हम पे अटैक करके हमारी जमीन हड़प लेता है। इस टाइप की करीब इस टाइप की वार्निंग बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी, और गुरु गोलवलकर, परम पूज्य गुरु गोलवलकर, आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक, उन्होंने भी की थी, समझा। दूसरा और आगे आप देखिए, सावरकर ने यह कहा था कि जब तक पाकिस्तान रहेगा भारत चैन की नींद सो नहीं पाएगा। कितना सत्य है ये बात। आज भी हमारे सैनिक मरते हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता, अब तो ऐसा हो गया बिल्कुल। हमने मान ही लिया कि भाई ये चलता ही रहेगा ये, समझा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान शुड बी ट्रीटेड एज ए रिबेल प्रोविंस, एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इट शुड बी एनेक्स्ड इनटू भारत। ऐसा उन्होंने कहा था 47 में जब भारत का पार्टीशन हुआ। ठीक है।
1965 की लड़ाई में हमारी आर्मी लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी, जाट रेजिमेंट, और लाला बहादुर शास्त्री जी ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया, वो मौका छोड़ दिया। लाहौर अगर हम कर लेते तो पाकिस्तान हमारी गिरफ्त में हो जाता। अच्छा, उस टाइम पे इतना कट्टरवाद नहीं था पाकिस्तान में जो बाद में पनपा जिया के आने के बाद में, प्रेसिडेंट जिया के आने के बाद। हाँ, क्योंकि तब भी काफी लोग ऐसे थे हाँ, जो प्रो हिंदुस्तान, जिनका सेंटिमेंट भी था और कम से कम चाहते भी थे, कट्टरवादी नहीं थे। प्रो हिंदुस्तान सेंटिमेंट न भी होगा तो कट्टरवादी नहीं थे। तो देवबंदीज़्म को जो प्रेसिडेंट जिया ने 1978 के बाद में प्रोत्साहन दिया, उससे ये डेवलप परिस्थिति हुई, समझा। तो अच्छा, जो डेमोग्राफी चेंज करके बदलाव लाना, हाँ, डेमोग्राफी चेंज कर कर अतिक्रमण करना, ये भी क्या उसी सोच से आता है? 100%। तो वही सोच देवबंद की। तो अच्छा, ये सुनिए आगे आप। सावरकर इतने नाराज हुए शास्त्री से। सावरकर जी बड़े कठोर व्यक्ति थे, शायद इसलिए उस टाइम पे वो उनको जो मिलनी चाहिए, लेकिन उनको तो चाहती थी कांग्रेस शामिल हो कांग्रेस में। हाँ, ऑफर किया गया उन्हें। उस पे आएंगे अपन, उस पे आएंगे अपन। नेताजी बोस चाहते थे। तो जब शास्त्री जी का निधन हुआ ताशकंद में, सावरकर ने इतना कठोर बात की जिसका हमने क्रिटिसाइज किया हमारी किताब में। उन्होंने कहा कि मैं इनको श्रद्धांजलि नहीं दूंगा, इतना नुकसान उन्होंने देश का किया है, ऐसा उन्होंने कहा था। बराबर। फिर 71 के वॉर में हमने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर हमारी कस्टडी में थे, हम पीओ को नहीं ले पाए। और तो और जो काम किया है मिसेस गांधी ने, बड़ा खतरनाक। उन्होंने 3 जो तहसील हमने जीती थी सिंध के अंदर, महावीर चक्र ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जयपुर के राजा, वो उसके मेन एक वो थे सूत्रधार, समझा। वही गए थे, उन्होंने जीता था। चाचरो एरिया जो पूरा है, 3 तहसील हमने जीती थी। हमारा 6-7 महीने वहां पे हमारा राज चला। वहां पे हमारा कलेक्टर होता था और हमारा एसपी होता था वहां पे। वो इंदिरा गांधी ने वापस कर दिया। वो वापस किया तो वहां पे जो हिंदुओं ने मदद की थी हमारी, वो डर गए सब। और 1 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ है भारत में, वहां के हिंदुओं का, डर के मारे। तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय सुरक्षा में इनकी सब में अच्छी वो मानी जाती है कांग्रेस की, उसका उनकी भी ये हाल थे। आप समझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप एक बात ये भी कहते हैं कि इतिहास ने किस तरह से जो सावरकर की आइडियोलॉजी है उसे डिस्टॉर्ट किया। ये बात भी आपने इसमें बहुत ही मुखर तरीके से कही है, क्योंकि जो इतिहास लिखा जा रहा था वो वन साइडेड अप्रोच के साथ लिखा जा रहा था। बिल्कुल, और 100%। उसके पीछे हिडन एजेंडाज थे क्या? आने वाले भारत के लिए क्या हिडन एजेंडाज थे उस वक्त, जो लोग इतिहास लिख रहे थे? यूपीए 2 में तो क्लियर हो गया ना। जो 7वीं की किताब थी हिस्ट्री की, उसके अंदर महाराणा प्रताप का तो नाम ही नहीं था, कई नेशनल हीरोज का नाम नहीं छत्रपति शिवाजी था। महाराज का एक जगह नाम था, और हाँ। पूरी किताब मुगल रूल पे थी। मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और झांसी की रानी के अलावा हमने दशकों तक अपनी किताबों में किसी और नेशनल हीरो का नाम प्रोमिनेंटली नहीं पढ़ा है। मेवाड़ और मारवाड़ में ऐसे ऐसे हीरो हुए हैं जिसका बल्लू चंपावत, चांपाजी, फिर जयमल और पत्त चुंडावत, जयमल राठौड़, जयमल मीराबाई के खानदान के थे, समझा, जिन्होंने अकबर के सामने लड़े, जो लोग 1568 की लड़ाई के अंदर महिलाएं रही हैं कई सारी, समझा। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वैसे ही महाराष्ट्र में धनाजी जाधव और संताजी घोरपड़े के नाम से औरंगजेब को दहशत हो जाती थी, इतने खतरनाक थे वो दोनों सेनापति। कहीं भी उनकी चील झड़प होती थी उनको, जैसे वो अटैक करते थे मालूम ही नहीं पड़ता था कहाँ से आए। तो उनसे पूरी मुगल सेना डरती थी। मतलब ये हालत हो गई वहां पे कि घोड़े को अगर मुगल सैनिक ले जाता था नदी पे पानी पीने के लिए, अगर वो पानी नहीं पीता है तो मुगल सैनिक हंसते हंसते उसको ये बोलता था कि तुमने के धनाजी और संताजी का मुंह देख लिया क्या पानी में, जो तुम ये पानी नहीं पी रही हो यहाँ पे। ये हालत थी इनका। उत्तर भारत में को मालूम, नाम ही नहीं मालूम। लेकिन उदय जी कहते हैं कि कलिंग के अंदर उड़ीसा में एक कपिल, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, कपिल पे नाम है उनका, बहुत बड़े एक
उनका तो आप देखो तो आप दंग रह जाओगे। गजपति डायनेस्टी के फाउंडर, उन्होंने उड़ीसा से जौनपुर इन्वेट किया था। कहां है जौनपुर? उनकी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री थी, वो धार तक थी, इंदौर तक करीब करीब। चक्रवर्ती सम्राट थे वो तो, कपिलेंद्र। इनका नाम ही नहीं मालूम हमें। ये तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज पे एक किताब लिख रहा हूं, हाँ, उसके अंदर एक चैप्टर है मेरा, प्री शिवाजी हिंदुस्तान। तो अगर मैं शिवाजी महाराज को महान आदमी दिखाना चाहता हूं तो मैं दूसरों का कद कम नहीं कर सकता। तो बड़ी ईमानदारी से मेरा जिसका अप्रोच है। जब राष्ट्र निर्माण में उसमें मुझे योगदान रहा, आप सबको लेकर कपिलेंद्र के का चल नाम रहे मिला। हैं। कोई का नाम ही नहीं जानता कपिलेंद्र का। साउथ में भामनी किंगडम को हराया उसने। मतलब ही वॉज चक्रवर्ती सम्राट। सिद्धराज जयसिंह, हम सोलंकी वंश के हैं, हमको तो उनका हमारे लिए एक वो आदर्श पुरुष है। सिद्धराज जयसिंह, पाटन के नरेश, उनकी उत्तर बाउंड्री क्या थी? उत्तर बाउंड्री थी उनकी अजमेर और सर्दर्न बाउंड्री थी कर्नाटक। वो भी एक चक्रवर्ती सम्राट था, सिद्धराज जयसिंह सोलंकी, चालुक्य। और बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। और उदय जी, एक ये भी कहा जाता है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक जो है इतिहास को छिपाते हैं, मिटाते हैं, या फिर आने वाली पीढ़ियां अगर बहुत लंबे वक्त तक उन तथ्यों से दूर रहती हैं, तब वापस उन्हें जोड़ना उन तथ्यों के साथ बहुत आसान नहीं हो जाता है। ये हम अभी अपनी इन पीढ़ियों में देख रहे हैं। फिर चाहे हम अपनी संस्कृति की बात करें, हम सभ्यता की बात करें, हम अपने इस गौरवशाली इतिहास की बात करें, एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। आपको लगता है इसकी भरपाई आसान होगी? कैसे होगी? एफर्ट्स आपको लगता है हो रहे हैं? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो काम होना चाहिए था इस सरकार के द्वारा, उसके मुकाबले कम हुआ है। ये हिस्ट्री के इश्यूज तो फर्स्ट टर्म के अंदर ही हो जाने चाहिए थे। बहुत टाइम लगाया हमने। क्या वजह है उसकी? क्या बोल्ड मूव था और ले नहीं पाए? नहीं मालूम, नहीं, विजन की कमी हो सकती है। पूरा आर्थिक विकास के ऊपर ही रहा ध्यान। अभी भी आप देखो ना कि देखिए, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारत ने दोगुनी या अनेक गुनी प्रगति न की हो गए 11 सालों में, पिछले 60 साल के मुकाबले। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। आज जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसी को लीड कर रहे हैं हमारी, वो तो अभूतपूर्व है। बिल्कुल सावरकर ही है वो। हमारी जो 2021 की पुस्तक है जो हमारी, उसमें हमने हमारे इंट्रोडक्शन का शीर्षक क्या है? डॉन ऑफ सावरकर एरा। हमने कहा 317 हटाना, ये सावरकर है। यानी मोदी जी को आप वर्तमान के सावरकर मानते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके मानता हूं मैं, और फॉरेन पॉलिसी को लेके। लेकिन एक स्टेट्समैन किस तरह के हैं वो? जी, एक किस तरह के स्टेट्समैन किस तरह के हैं वैश्विक मंच पर अगर हम बात करें तो? नहीं, बहुत बड़ा कद है उनका। जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप को टैकल किया, मैं तो उनसे बहुत ही प्रभावित हूं। देखिए, ट्रंप ने उनको कितना उकसाया। वो एक भी बार ट्रंप के विरुद्ध नहीं बोले। ट्रंप वहां से कठोर भाषा यूज करते थे भारत के लिए, और धमकी वाली जवाब देते थे यहां से रणधीर जायसवाल या मिस्री, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। उसका रिजल्ट कैसा मिला हमें? दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा? वो जो आई थी अभी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भारत अगर स्ट्रांग होता है तो वर्ल्ड में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स स्ट्रांग होती है। आप समझ रहे इस बात को? जो हमने सेंट्रिस्ट पोजीशन ली है अभी नेशन फर्स्ट के बेस पे, उसका सीधा ये सबूत है। जो यूरोपियन यूनियन रशिया के बिल्कुल विरुद्ध में है, हमारे भी विरुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल। इनको ये ख्याल आ गया कि भारत जो है वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। और ऐसा नहीं है कि भारत अगर रशिया के साथ है तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि भारत का तो अपना एक संतुलन है। सावरकर ने हिंदुत्व में यही कहा है ना, उसकी जो पुस्तक है उसमें। तो वो जो सावरकर की जो विजन थी, उसको फुलफिल करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक ही फर्क है, एक ही बात में मेरा उनसे मतभेद है कि जो गंदगी आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अश्लीलता आ रही है,
ओटीटी के ऑडियो विजुअल के माध्यम से, उसको रोकने का जो प्रयास है वो प्रयास उनका सरकार का वीक है। वीक नहीं है ही नहीं ना। हाँ। उदय जी, तो है ही वो नहीं, तो वो बड़ा मतलब मुझे दुख होता वो है। नहीं आप है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे अभी मैं एक डिबेट में मैं गया, तो कोई ने इसका विरोध किया मेरे कि भाई ये अब पोर्नोग्राफी तो कैसे रोक सकते हैं, और बच्चे जिनको आदत पड़ेगी कैसे करते हैं। मैंने एक ही पूछा, करीबन वहाँ पे 200-250 लोग थे, शायद ज़्यादा भी हो। मैंने कहा कि आप शिवाजी में मानते हो, शिवाजी महाराज के अंदर? बोले हम मानते हैं। शिवाजी महाराज होते आज क्या करते? शिवाजी महाराज अगर होते तो ऐसा लोग जो परोस रहे हैं उनके हाथ काट डालते या तो उनको जेल में डाल देते। मैं आप देखिए फिल्म में क्या आ रही है, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्या का व्यभिचार, ये उदय जी, लेकिन आपको लगता है कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। लेकिन आप ये मेरी सिर्फ बात कोई सुनिए, ट्रेड नहीं है। 80% जो बलात्कार हो रहे हैं वो कंटेंट देख के हो रहे हैं, और कोई इससे बाकी नहीं है। तो ये जो लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं अभी भी, समझे ना, शायद उनके घर में कोई ऐसा किस्सा हो जाए। कोई अच्छा, दूसरा ये मुद्दा ऐसा है जो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन तीनों को यूनाइट करता है। सब डरे हुए हैं। मुसलमान ये कहते हैं कि भाई हम हिजाब पहना रहे बच्चियों को, उनके फोन पे ही आ रहा है। अभी हरियाणा सरकार ने 2 साल पहले टैबलेट्स दी बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल के बच्चों को, नेट कनेक्टेड और फिल्टर डाल के। बच्चों ने फिल्टर तोड़ दिए और वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे। ये उदय जी, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मैं आने वाली थी इसी बिंदु के ऊपर, किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को अगर आपको बर्बाद करना है ओवर द पीरियड, तो उसके 2 ही तरीके हैं। या तो आप बाहर का इन्फ्लुएंस ले आइए, या फिर जो उसकी अपनी पीढ़ियां हैं उसकी जड़ों में तेजाब डाल दीजिए। और वो तेजाब इसी तरीके से डालेगा काम है ये कि आप जो है आप उनको सांस्कृतिक रूप से, चारित्रिक रूप से इतना भ्रष्ट कर दीजिए, इतना ज्यादा उनको काट दीजिए अपनी जड़ों से कि फिर संभलने का या सुधरने का कोई गुंजाइश दो किस्से आपको बताऊं, 2 मैं एग्जांपल दूंगा। गए 8 महीने में 15 से 20 केसेस है जहां भाई ने बहन पे रेप किया ऑफिशियली पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 10 से 15 केसेस हैं जहां बाप ने बेटी पे किया हो। एक केस है जहां बेटे ने शराब पी के पोर्नोग्राफी देख अपनी माँ पे रेप किया। आप क्या बात कर रहे हो? परिस्थिति बहुत गंभीर परिस्थिति है। और स्लम्स के अंदर तो इसमें देखो, लेकिन इस पर कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है उदय जी? एक नासिक का एक लड़का है डॉक्टर का, वो अपने पिताजी के पीछे पड़ गया कि भाई मुझे आप हॉस्टल में डालिए, समझा आप? बाप को ये घड़ी घड़ी कहने लगा पिताजी को कि मुझे हॉस्टल में डालिए। 16 साल का लड़का है। पिताजी को शक हुआ कि गे लगता है, उन्होंने उसको भेज दिया साइकोलॉजिस्ट के पास। जो बाहर निकला तो कान हिला देने वाला है। उसने कहा कि मैं पोर्नोग्राफी का इतना बड़ा एडिक्ट हूं कि मेरी मां और बहन के अंदर भी ऐसी तस्वीरें मुझे दिखती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पाप है, इसके लिए मैं मेरे बाप के पीछे पड़ा हूं कि मुझे यहां से आप दूर निकालो, घर से बाहर। अच्छा उदय जी, लेकिन एक बात, एक्टिविस्ट है बड़े बड़े देश के, वो सब भी मेरे से सहमत है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि आप जैसे और जितने लोग जिन्हें इस बात की चिंता है, बात करते हैं, मुखर होकर के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप संसद, क्योंकि मैंने देखा कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर से पहले किसी ने भी इसे लेकर के संसद में ना बात की, ना चिंता भी जताई, लेकिन कर वो भी कुछ नहीं सके हैं। 800 साइट बैन की थी इन्होंने। हाँ, लेकिन बैन हमें भी पता है उदय जी कि बैन साइट्स का कोई मतलब है नहीं। आपको नल बंद करना पड़ेगा। हाँ, सब एक्सेस है आज की डेट में, सारी की सारी हैक होती हैं, सारा एक्सेस आपको मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ये जो एक अक्षमता है, ये जो असहाय है सरकार, क्यों है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या मालूम है? अब ये तो सरकार को ही पूछना चाहिए। 25 बैन किए उन्होंने, एकता कपूर का बैन कर दिया, लेकिन वो नल बंद नहीं हो रहा है। कंटेंट तो बन ही रहा है। आप सोचिए, आज न्यूज पढ़िए ना आप, ऑस्ट्रेलिया को देख के अब दूसरे जो देश हैं वो भी 16 साल से सोशल मीडिया बैन की बात कर रहे हैं। पहले पोर्नोग्राफी बैन की बात थी, बोल रहे सोशल मीडिया बच्चों को देखना ही नहीं चाहिए। ऐसे में हमारी जो संगठन अब संस्कृति की बात करते हैं, और उसमें मैं आरएसएस को सबसे ऊपर रखती हूँ, उनकी क्या भूमिका है उदय जी? उनकी भूमिका ठीक ठाक है। नेशन फर्स्ट में आप आरएसएस की भूमिका को कहां देखते हैं? वैसे नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। आरएसएस के नेता को सबको मिलता रहता हूँ। अच्छा। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी वाला एजेंडा नहीं है। क्यों नहीं है? वो समझ ही नहीं पा रहे, वो मालूम ही नहीं, बेखबर है। नहीं, लेकिन बेखबर कैसे हो सकते हैं? इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, एक ऐसा संगठन मुझे अभी तक सरकार के कोई भी व्यक्ति ने, आरएसएस के कोई भी व्यक्ति ने सामने से बुलाया नहीं है मिलने के लिए। मैं खुद गया हूं मिलने, कोई ने सामने से नहीं बुलाया अभी तक मेरे को कि हमें समझना है ये प्रॉब्लम क्या है।
ये विफलता है बहुत बड़ी, राइट विंग की बहुत बड़ी विफलता है। लेकिन ये तो बड़ी चिंताजनक बात है, आप और किससे उम्मीद करेंगे बहुत ही फिर? खतरनाक परिस्थिति, आप सोच नहीं सकते। मतलब ये ऐसा है कि ये प्रगति जो है हम जो कर रहे हैं अभी, वो एक साइड पे और ये एक साइड पे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं मतलब है ना। 2047 का जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री ने, महान देश बनने का, विकसित भारत का, वो लक्ष्य हमारा 2037 में ही पूरा हो जाएगा। हम 2037 में ही आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिक महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? आप अपनी जड़ों को खो देंगे। बहुत खराब हालत है। मतलब क्या है कि, और ये फोन पे आता है ना, समझो आप, इसका मेन क्या है, ये फोन पे आता है। नहीं तो फिर ये बताइए ना उदय जी कि आप आर्थिक रूप से कितनी बड़ी महाशक्ति आप बन जाएंगे, सवाल ये नहीं है, लेकिन ये सब किसके लिए? या तो आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, या तो आपका जो एक जो मेधावी पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा है वो बाहर जाना चाहता है, वो देश में नहीं रहना चाहता है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जो देश में है भी सांस्कृतिक रूप से जो हनन है, विघटन है, वो इतना ज्यादा और इतनी तेजी से हो रहा है, तो सवाल ये है कि फिर ये इतनी आर्थिक उन्नति, इतनी हम जिस उसकी उसका वो कोई अर्थ किसके नहीं, लिए है? कोई अर्थ नहीं। उसका क्या मतलब है? मैं तो आपके माध्यम से सरकार को फिर से अपील करूंगा कि सरकार इस पे ध्यान दे, इससे दूर न भागे। सरकार को ज्ञात है इसका, सरकार इससे अज्ञात नहीं है सरकार, समझा? लेकिन आपको ये देखिए, खाड़ी के देशों में हमारे यहाँ जो गंदगी आती है उसके मुकाबले सिर्फ 5% आती है, 10% आती है। सिंगापुर के अंदर भी यही है, समझे आप? तो हम क्यों नहीं कर सकते? और ऑन द कॉन्ट्री हम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, हमें तो ये कहना चाहिए कि हमें एक, देखिए हमने 11 साल में कई प्रतिज्ञाएं ली और पूरी की। हम एक और प्रतिज्ञा लें कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। और बहुत बहुत जरूरी है ये, क्योंकि जब आप भारत को विश्व गुरु के तौर पर देखते हैं तब आप ये सोचिए कि शुरुआत तो यहीं से हो रही है, क्योंकि चाहे क्रांति हो, चाहे बदलाव हो, चाहे आपको इतिहास बदलना हो, वैचारिक स्तर पर ही हर चीज की शुरुआत होती है। तो अगर विचारों के स्तर पर वो सफाई नहीं होती तो फिर कुछ होने नहीं वाला। पॉसिबल है। ये है कि 2 एक्सपर्ट मेरे पास आए थे जिन्होंने ये कहा कि अगर आप जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज इनको बाध्य कर देते हो कि तुम्हारे कनेक्शन से एक भी अश्लील चित्र नहीं जाएगा, तो ये पॉसिबल है एआई की मदद से। फिर एक इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग कर दो आप, उसके अंदर 3 साल की सजा कर, 3 साल की सजा उसको 10 साल कर दो, 3 साल तक बेल मत दो। कोई ने कहा कि 3 साल तक बेल नहीं, तो आतंकवादियों का प्रावधान है। मैंने कहा ये आतंकवादी है भाई, संस्कृत का आतंकवादी है। और एक बात पूरी करने के लिए मैं और कहना चाहूंगा अबुल कलाम आजाद पे। मैं आपके द्वारा भारत को कहना चाहता हूं कि वो चैप्टर जरूर पढ़े, अबुल कलाम आजाद और देवबंद स्कूल पाकिस्तान की नज़र से। इसके अंदर पाकिस्तानी सोर्सेज का मैंने उपयोग किया है, उनकी जो बहु इस्लामवादी सोच है, पैन इस्लामिक, उसको एक्सपोज करने के लिए, उनकी और देवबंद की। ये इसमें कई ऐसे दाखले हैं कि जो भी आदमी ओपन माइंड से पढ़ता है उसको थोड़ी भी शंका नहीं रहेगी। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस में रहे, उसका कारण ये था। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक और कहना चाहूँगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। इसमें जो चैप्टर है उसका शीर्षक है अबुल कलाम आज़ाद और देवबंद स्कूल फ्रॉम द आइज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान सोर्सेज को मैंने यूज़ किया है ये बताने के लिए कि अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो और देवबंद कांग्रेस के साथ क्यों जुड़े, उसके सब कारण मैंने बताए। उसमें एक कारण ये था, जो मुख्य कारण था, ये था कि वो ऐसा मानते थे कि अगर जिन्ना ये डिमांड करता है पाकिस्तान की, तो हमारा जो बड़ा सपना है पूरे भारत को इस्लाम में परिवर्तित करने का, वो नहीं हो पाएगा। और हुसैन अहमद मदनी, अरशद बंदी के पिताजी और इनके दोस्त अबुल कलाम आज़ाद के, उन्होंने 1945 के देवबंद कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में यही कहा। उन्होंने कहा ये जिन्ना पाकिस्तान की मांग रख के बहुत बड़ी कुसेवा कर रहा है इस्लाम की, कि हमारा जो तबलीग करने का जो हक है, तबलीग मतलब प्रीचिंग इस्लाम विद ए व्यू टू कन्वर्ट, वो छोटे से प्रांत तक वो सीमित कर रहा है। हमारा हक तबलीग करने का पूरे भारत पे, समझे। दूसरा, उन्होंने हिजबुल्लाह नाम की एक पार्टी फ्लोट की थी 1912 में, उसका कोई उल्लेख ही नहीं है उसके अंदर। फिर तस्करा नाम की किताब है,
उनकी उर्दू में अबुल कलाम आज़ाद की, उसके अंदर उन्होंने अकबर को कंडेम किया है। और तक़वीतुल ईमान नामी जो किताब है, कट्टरवादी किताब जो पढ़ाई जाती है, इसके भी एक चैप्टर है इसके अंदर, उसके जो लेखक थे शहीद, उसका नाम है शाह इस्माइल देहलवी, उसको उन्होंने प्रेस किया हुआ है। यानी कि अपनी सोच के हिसाब से इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा गया और आने वाले भविष्य को भी पूरी तरह से कई तथ्य हैं इसके अंदर अंधेरे में रखने की एक बार उन्होंने 1946 में एक प्रपोजल दिया वाइसरॉय को, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के परमिशन बगैर, कि भारत का विभाजन टालने के लिए हमें, कांग्रेस को आपत्ति नहीं होगी अगर आप रोटेटिंग प्रेसिडेंसी या रोटेटिंग जनरलशिप का आप प्रपोजल लाते हो। मतलब 5 साल जनरल भारत का मुसलमान रहेगा, 5 साल हिंदू रहेगा, आर्मी का जनरल, और प्रेसिडेंट का भी ऐसा ही होगा। और ये बात जब सरदार पटेल को मालूम पड़ी, सीक्रेट लेटर था एक तरीके से, सरदार पटेल ने गांधी जी को की, फिर गांधी जी ने उनको बाध्य किया पद छोड़ने के लिए, वरना वो 1939 से 45-46 तक वो तो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, समझा। उनको फिर पद छोड़ने के लिए उनको गांधी जी ने बाध्य किया, मतलब वो तैयार नहीं थे। एक लास्टली उदय जी, लेकिन एक अहम बात क्योंकि आपने कही है गांधी जी को लेकर के भी, कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी टल सकती थी। बिल्कुल, वो तो लॉर्ड इरविन ने खुद ने कहा है। लॉर्ड इरविन का बाद में उनको नया पद मिला, लॉर्ड हेलिफैक्स। उसमें उन्होंने लिखा है, जब किताब लिखी उन्होंने, कि यार गांधी ये कहते कि मैं गांधी इरविन पैक्ट साइन नहीं करूंगा तो हम बाध्य हो जाते, हमको उनकी फांसी को लाइफ टर्म में परिवर्तित करना पड़ता। खाइए, मैंने तो ये भी कहा इसके, मैं दूसरा निर्देश यही भी दिया मैंने, कि देखिए गांधी जी पे एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। गांधी ने अच्छे काम किए देश के, ग्राम स्वराज उनका है ना, इंक्लूसिव सोशल रिफॉर्म उनका है, ट्रस्टीशिप का जो मॉडल है उनका, उस पर CSR बेस्ड मॉडल, आज स्वच्छ भारत उनका है। लेकिन कोई ईमानदार आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि गांधी जी के विचारों के वजह से ही भारत का विभाजन हुआ। प्रमुख 2 विचार, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे, और दूसरा संपूर्ण अहिंसा। उन्होंने जो संपूर्ण अहिंसा की परिभाषा दी है, कोई मारे तो मार खाते जाओ, इसी परिभाषा गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने भी नहीं दी है। तो गांधी जी पे एक बहस होनी चाहिए। गांधी जी के विचार है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है बहुत बड़ी। चलिए, हम अगले एपिसोड में इस पर जरूर बात करने वाले हैं और बहस करने वाले हैं। तो एक बहुत ही एक मुझे लगता है एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण वाली है ये किताब, क्योंकि आपने ये भी देखा है, इस बातचीत में भी आपने देखा होगा कि जहां जहां कड़वे डोज के ट्रीटमेंट की जरूरत है, फिर चाहे वो सरकार हो, वो चाहे RSS हो, चाहे समाज हो, तो उदय जी ने बहुत संतुलित तरीके से वो हर तरफ से दिया है। और यही हम बात कर रहे थे, जो आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट है, ये अलग क्यों है, क्योंकि दिस इज ट्रूली एन आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। यहाँ फिर कोई सोच, कोई पक्ष या फिर कोई एक हिस्सा जिसे आप ज्यादा पसंद करते हैं विचार के तौर पर नहीं रह जाता है। तो ये जो आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट है, ये वाकई में मैं मानती हूँ उदय जी, दिस इज एक्चुअली एन inclusive idea of nation first. Thank you so much. So, and I actually recommend this book to everybody out there. Thank you so much उदय जी इस बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।